हाँ, राइट डाउन कंटेंट आप पहले एक बार देख लो कि क्या क्या कंटेंट है आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए। पेपर का नेम माइट थोड़ा सा चेंज है। पहले जो नेम इन जनरल आपने सेमेस्टर 1 में जो किया था दैट इज इंट्रोडक्टरी, नाउ इट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपकी फर्स्ट यूनिट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जितने भी सैम्पलिंग के कंसेप्ट्स हैं, रादर ये टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है, जिसमें व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट होती है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सारे आपके टॉपिक नंबर 1 में आएंगे, रादर से यूनिट नंबर 1 में आएंगे। यानी कि ये फंडामेंटल वाला टॉपिक है आपका, मतलब इससे आपकी बेस तैयार होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में बेसिकली एस्टिमेशन का पार्ट है। एस्टिमेशन दो टाइप की होती है। एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, जिसमें हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स को और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर क्या, मेथड ऑफ मोमेंट्स, एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को या एस्टिमेटर को, इसमें कोई फर्क नहीं। बी पार्ट पॉइंट एस्टिमेशन मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेट को या एस्टिमेशन को, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको 4 डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने, जिसमें फर्स्ट वन आपने लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा स्टडी किया था, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो 3 नए डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने हैं वो है टी काई, CHI काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ वन इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज आपकी पहले से भी है, क्लियर, तो नॉर्मल तो आपकी एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ वन इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर आएगी। और पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर मैंने आपको क्लियरली कहा मेथड ऑफ मोमेंट्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपकी। इसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है लीनियर अनबायस्ड मिनिमम वेरिएंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीनियर अनबायस्ड मिनिमम वेरिएंस। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड सफिशिएंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड सफिशिएंसी। अब आइए यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 आपकी है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स एंड पावर ऑफ अ टेस्ट। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स एंड पावर ऑफ अ टेस्ट, क्लियर। और यूनिट 4 आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग के 2 मेथड्स होते हैं, एक एस्टिमेशन वाला पार्ट जो आपको उधर करना था, और दूसरा पार्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो चीजें आपने वहां नॉर्मल टी काई एंड एफ पढ़ा है वंस अगेन रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन अब टेस्टिंग का प्रोसीजर बदल जाएगा। पहले टेस्टिंग का प्रोसीजर अलग था, अब टेस्टिंग का प्रोसीजर अलग होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा नॉर्मल टी काई एंड एफ में, ठीक है, क्लियर। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन जनरल लोग नॉर्मल टी काई एंड एफ जब स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर, एस्टिमेशन के अंदर, तो हम ट्राई करते हैं नॉर्मल टी काई एंड एफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी किया जा सके। लेकिन हाँ, इन केस ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज नहीं हो, उसके लिए लोग अलग से भी स्टडी करते हैं, ठीक है। बुक्स जो आपको फॉलो करनी है वो डिवोर तो कंफर्म आपकी, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स बाय डिवोर, ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन जो भी है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि एक बार रीडिंग लिस्ट आपकी आ जाती है। अभी तक रीडिंग लिस्ट आई नहीं है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ठीक है, तो एक बार रीडिंग लिस्ट आ जाएगी तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सेकंड थर्ड कौन सी बुक है आपकी। और यदि होगी भी तो वो ध्यान रखिएगा हार्डली 10% 15% कंटेंट वहां से होंगे, क्लियर। बाकी सारे कंटेंट आपके डिवोर से ही होंगे, और डिवोर आपकी मेन बुक होगी, और उस बुक को आपको कैरी ऑन करना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो बेजर एरिया है वो मैं आपको एक बात समझा देता हूं। यानी कि पहले का जो स्टैट्स आपने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा है और सेमेस्टर 2 का जो स्टैट्स है, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ये आपकी कंसेप्चुअल स्टैट्स, ठीक है। कंसेप्चुअल का मतलब पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका,
ठीक है, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन होगा। और इससे पहले जो सेमेस्टर 1 में था वो मैकेनिकल था। मैकेनिकल का मतलब मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बता दिया, वेरिएंस का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला बता दिया। वही आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे, मीन वेरिएंस कोवेरिएंस ये सब निकालते रहो, ठीक है, कैलकुलेशन करो, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। यहां जो है आपने जो भी सेमेस्टर 1 के अंदर पूरा पढ़ा है कंटेंट, ठीक है, पर्टिकुलरली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की यहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान रखिए। और जो भी कंसेप्ट आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, ठीक है, वो चाहे मीन का कंसेप्ट है या वेरिएंस का कंसेप्ट है या जो भी कंसेप्ट, वो आपका हमेशा यहाँ अप्लाई होगा। इसका मतलब सैम्पलिंग के अंदर सारी चीजें होती है, यानी कि ये सारे सैम्पलिंग के पार्ट, ये नहीं कि फर्स्ट वन सैम्पलिंग है, सेकंड वन भी आपकी सैम्पलिंग है, थर्ड वन भी सैम्पलिंग है और फोर्थ यूनिट भी सैम्पलिंग है। इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिट आपको सिर्फ सैम्पलिंग दिया गया, ठीक है। और इन दोनों यूनिट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी आपकी सेमेस्टर 4 में इकोनोमेट्रिक्स से होगी, क्योंकि आपकी जो सेमेस्टर 4 के अंदर इकोनोमेट्रिक्स होगी उसमें बेसिकली दो ही चीजें मेजर यूज होती है, एक तो सैम्पलिंग का पूरा कंसेप्ट और दूसरा सेमेस्टर 1 का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बाकी इकोनोमेट्रिक्स में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेमेस्टर 4 से कनेक्टिविटी है, यानी कि सेमेस्टर 3 में तो आपका स्टैट्स है नहीं, सेमेस्टर 3 में एडवांस मैथमेटिक्स है आपके, ठीक है, तो ये सीधा सेमेस्टर 4 में जाएगा। तो जो भी चीजें आप यहाँ स्टडी करेंगे उसको रिटेन करके भी रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे आपकी इकोनोमेट्रिक्स वाले पोर्शन में वो कनेक्टिविटी उसकी बनेगी। तो ये सारे कंटेंट आपको ढंग से करने हैं और एज इट इज यूज होंगे इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, रादर से सेमेस्टर 4 के अंदर। तो याद भी रखना है और उसे 1 साल तक होल्ड करके भी रखना है। ये नहीं कि आपकी 6 महीने बाद चीजें खत्म हो गई तो आप सारे भूल गए, भूलने से प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाएगी जब आप इकोनोमेट्रिक्स का कंटेंट करेंगे। बुक्स मैंने आपको समझाई दी है और मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि सैम्पलिंग के अंदर जितने भी स्टैट्स आपने सेमेस्टर 1 के अंदर किए हैं एज इट इज ये यूज होंगे, उसमें सबसे ज्यादा यूज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की होगी। इसका मतलब सैम्पलिंग के अंदर सब कुछ है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी स्टैट्स आप पढ़ते हैं और लोग कहते हैं जिसको सैम्पलिंग आती है इन जनरल उसे स्टैट्स पूरी तरह से आती है, भाई जो भी सैम्पलिंग समझ रहा है, सैम्पलिंग मतलब डे टू डे लाइफ की चीजें आ जाएगी इसके अंदर, वो रफली स्टैट्स कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको स्टैट्स आसानी से समझ में आ जाती है। तो नेचर बदल रहा है, ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे जिनको कि आपको रीड करने की हैबिट होनी चाहिए। आंसर्स बहुत छोटा होगा, बी क्लियर अबाउट दिस वन, मतलब आंसर आपकी 4-5 लाइन में हो जाएगी, लेकिन उससे बड़ा हो सकता है क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो वो नेचर आपका बदल रहा है, आप उस क्वेश्चन के अंदर से आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करनी होगी और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट होगा ये आपको चेक करना होगा कि वो नॉर्मल फिट होगा, टी फिट होगा, काई फिट होगा या एफ फिट होगा, ठीक है, वो आपको चेक करना होगा और चेक करने के बाद आपकी पोजीशन क्लियर होगी। तो ये सारे कंटेंट आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या जरूरत है। तो सैम्पलिंग बेसिकली पूरा का पूरा ये पार्ट आपकी सैम्पलिंग की है और सैम्पलिंग पूरा कवर करना है। स्टार्ट हम ऑब्वियसली यूनिट 1 से लेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पुट द हेडिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपसे क्या कहा कि ये टॉपिक आपके जितने भी टर्म्स है, ठीक है, क्लियर, वो टर्म्स आपको यहां समझने। भाई आपको भी मालूम है सैम्पलिंग के लिए एक बेस बनेगी, तो उस बेस के लिए आपको सारे टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज मैं स्ट्रेस उसी पे दूंगा, सारे टर्म्स क्या क्या हैं जो आपके आगे फ्यूचर के जो मतलब सैम्पलिंग की जो बेस होगी उसको बिल्ड करने का काम आएगा, ठीक है। तो सारे टर्म्स को हम क्लियर करें एक एक करके। फर्स्ट वन, देखिए फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में लिखिए ऑल द आइटम्स, राइट, ऑल द आइटम्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड, लिखिए ऑल द आइटम्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। पॉपुलेशन में लिखिए ऑल द आइटम्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी, ठीक है।
एक बात मैं हम यहाँ क्लियरली कहूंगा आपसे कि पॉपुलेशन का मतलब लिटरल मीनिंग में पॉपुलेशन में नहीं जाना है, ठीक है। लिटरल मीनिंग जैसे आप सोचते हो पॉपुलेशन का मतलब होता है स्टैट्स के अंदर कि आप जिसको स्टडी कर रहे हो वो आपका पॉपुलेशन, ठीक है। मैं कई बार कहता हूं कि आप ब्लिस पॉइंट को स्टडी करो, ठीक है। तो ब्लिस पॉइंट में स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या, ठीक है, अलग अलग किस किस रीजन से हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो यदि आप ब्लिस पॉइंट को स्टडी कर रहे हो तो ब्लिस पॉइंट आपकी क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे ही सपोज मैं अपने टाइपिंग स्पीड को स्टडी कर रहा हूँ कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है, तो उसके लिए मैं 50, 50, 60 टाइम्स टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद एक रफ आइडिया लगाऊंगा कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है। तो सपोज मैंने कहा कि मेरी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट, तो ये यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट जो होगा आपके मुंह से निकला हुआ जनरलाइज स्टेटमेंट, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब आप पहले से भी टाइपिंग कर रहे थे, ठीक है, और टाइपिंग करते करते आपने एक एस्टिमेशन लगाया कि रफली मेरी टाइपिंग स्पीड इसके आसपास होनी चाहिए। तो ये यानी कि मैं टाइपिंग को स्टडी कर रहा हूं तो टाइपिंग हमारी पॉपुलेशन है। यदि मैं ब्लिस पॉइंट को स्टडी कर रहा हूं तो ब्लिस पॉइंट आपका पॉपुलेशन है। यदि आप किसी और चीज को स्टडी कर रहे हैं ऑब्वियसली वो आपका पॉपुलेशन। तो आप जिसको स्टडी कर रहे हैं वो आपकी पॉपुलेशन। क्लियर? देखिए सेकंड वन, लिखिए सैंपल। सैंपल में लिखिए अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। लिखा आपने, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। लिखिए थर्ड वन। थर्ड वन लिखिए अ पॉपुलेशन में बी फाइनाइट। A population may be finite or it may be infinite. A population may be finite or it may be infinite. मतलब पॉपुलेशन दो तरह की होती है, या तो फाइनाइट पॉपुलेशन या इनफाइनाइट पॉपुलेशन। क्लियर इतनी बात है? बाकी जब मीनिंग आएगा फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, वो मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। लेकिन फोर्थ वन, एक वर्ड होता है पैरामीटर्स, सभी लिख के रुक के लिखेंगे आप, और एक वर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स। मैंने क्या कहा, एक वर्ड है पैरामीटर्स और दूसरा वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इसका क्लियर कट कोई डेफिनेशन नहीं कि पैरामीटर्स क्या है, लेकिन यदि आप पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकालोगे तो ऑब्वियसली पैरामीटर्स के अंदर काउंट होगा, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का कोरिलेशन एंड सो ऑन। तो मैंने क्या कहा, पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली पैरामीटर्स का पार्ट है, और यही इंफॉर्मेशन जब आप सैंपल का निकालोगे, रादर से सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल कोरिलेशन एंड सो ऑन, तो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो, ठीक है। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स का पार्ट है, सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब आप लिख लो एक लाइन, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हेडिंग पुट करने की जरूरत नहीं आपको, आप सीधा लिखो व्हेन द मेजर्स सच एज मीन कॉमा मीडियन, व्हेन द मेजर्स सच एज मीन कॉमा मीडियन कॉमा मोड कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखा आपने, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, लिखिए आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। लिखिए then they are called, are used to describe the characteristics of the population। लिखिए then they are called parameters। लिखिए then they are called parameters। लिख लिया आपने, then they are called parameters। मैंने आपको पहले ही बताया, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन कोरिलेशन, पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन जो भी आप निकालें,
पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपका पैरामीटर्स का पार्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा या पैराग्राफ चेंज करके लिख ली, लिखिए व्हेन दीज मेजर्स, लिखिए व्हेन दीज मेजर्स डिस्क्राइब, लिखिए व्हेन दीज मेजर्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल, when these measures describe the characteristics of the sample, the characteristics of the sample, they are called statistics. When these measures describe the characteristics of the sample, ठीक है, they are called statistics. क्लियर इतनी बातें? वही मेजर्स यदि सैंपल का आप लेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। अब रही बात इनके सिंबल्स के, यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स की जो सिंबल्स हैं वो जनरली ग्रीक लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पॉपुलेशन मीन लिखना है तो मैं इन जनरल इसका सिंबल लिखूंगा म्यू, ठीक है। पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय म्यू। लेकिन यदि मुझे सैंपल मीन लिखना है तो मैं ऐसे डिनोट करूंगा एक्स बर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे मुझे पॉपुलेशन वेरिएंस लिखना है, ये हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर्स। यदि मुझे सैंपल वेरिएंस लिखना है तो हम डिनोट करेंगे एस स्क्वायर से। नेक्स्ट पॉपुलेशन कोरिलेशन लिखना है, तो ये हम डिनोट करेंगे रो से। और यदि मुझे सैंपल कोरिलेशन लिखना है सैंपल कोरिलेशन लिखना है, ठीक है, तो हम डिनोट करेंगे आर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें मैं आपको क्लियरली बता देता हूं जो ध्यान रखना है। जितने भी ग्रीक लेटर्स होते हैं वो हम जनरली पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, और जितने भी रादर से इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो हम इन जनरल सैंपल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि एक दूसरे में कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं हो, ठीक है। इसलिए ग्रीक लेटर्स पॉपुलेशन के लिए मेंट है, और जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जो भी आप देख रहे हैं उधर वो बेसिकली सैंपल के लिए मेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आई लेकिन नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट ना, फिफ्थ पॉइंट लिखिए राइट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन, लिखिए बट दे आर फिक्स्ड, बट दे आर फिक्स्ड। लिखा आपने अननोन वर्ड को अंडरलाइन करो और फिक्स्ड वर्ड को अंडरलाइन करो, ठीक है, कि आपने लिखिए इसी में देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय, देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय सैंपल स्टैटिस्टिक्स, देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको एक बात समझा देता हूं जो यहां आपको ध्यान देना है। मैंने आपको लिखवाया है पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा वो इन जनरल अननोन होता है, ठीक है, क्लियर। तभी तो हमें सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है। अब आपको ही मालूम है जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जितनी इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान काम नहीं, ठीक है। यदि आप पॉपुलेशन मीन निकालना चाहते हो तो आपको भी मालूम है मीन कैसे निकलेगी। सारे लोगों का जैसे मान लीजिए मुझे पर कैपिटा इनकम निकालनी, ठीक है, आप पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो पहले आप सब लोगों से इनकम पूछो, आपको मालूम है कितने लोग हैं यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो उन लोगों से इनकम पूछो। अब कई लोगों को अपनी इनकम नहीं पता होती और कई लोगों को इनकम पता तो होती है तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि बताने के बाद कुछ और भी हो सकता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पॉपुलेशन मीन चाहिए, रादर से पर कैपिटा इनकम चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन का निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, क्लियर।
इसलिए लिखा जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन। चाहे आप पॉपुलेशन का मीन निकालो या पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालो या पॉपुलेशन का कोरिलेशन निकालो, ये इंफॉर्मेशन अननोन होते हैं, ठीक है। इन केस यदि इनकी वैल्यू निकाली गई, ठीक है, इन केस यदि इनकी वैल्यू निकाली गई, रादर से पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड मतलब सिर्फ एक वैल्यू होगी, वेरिएबल नहीं होगी। सैंपल से निकली हुई वैल्यू वेरिएबल होगी, यानी कि पॉपुलेशन से निकली हुई इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होगी, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर सारे मेंबर होंगे, ठीक है। सैंपल में सारे मेंबर नहीं होते, जैसा सैंपल आप कलेक्ट करेंगे वैसा आपका मीन आएगा। क्लियर? तो उन्होंने कहा है पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन। ये बात आपको समझ में आ गई? अननोन क्यों होती है? क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं निकाला जा सकता। इनकेस यदि आप निकाल ले गए तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है। क्लियर? अब रही बात, उसके बाद लिखा हुआ है देयर एस्टिमेट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपको यदि पॉपुलेशन का मीन निकालना है तो बेसिकली सैंपल मीन निकालना, ठीक है। अब रही बात, सैंपल मीन एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करेगी नहीं, ठीक है। क्लियर? बेसिकली वो एस्टिमेट्स का मतलब होता है रफ आइडिया। तो सैंपल मीन आपको रफ आइडिया देगा पॉपुलेशन मीन के बारे में। इधर देखिए, सैंपल मीन रफ आइडिया देगा पॉपुलेशन मीन के बारे में, सैंपल वेरिएंस रफ आइडिया देगा पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में, ऐसे ही सैंपल कोरिलेशन रफ आइडिया देगा पॉपुलेशन कोरिलेशन के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली आपसे कहा है कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर जनरली अननोन बट दे आर फिक्स्ड, देयर एस्टिमेट्स मींस रफ आइडिया will be provided by sample statistics. Sample statistics का मतलब sample mean, sample variance and so on. Next आई point number 6, लिखिए estimator। estimator में लिखिए an estimator is a formula, an estimator is a formula, लिखिए that is used to estimate, लिखिए that is used to estimate a population parameter, लिखिए that is used to estimate a population parameter। लिख लिया आपने? फॉर्मूला वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा अंडरलाइन। एन एस्टिमेटर इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला वर्ड को अंडरलाइन की, दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। लिखा आपने? लिखिए नेक्स्ट लाइन में, अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, a specific value of the estimator is called an estimate। A specific value of the estimator is called an estimate of the population parameter। estimate वर्ड को भी अनलाइन करिए। अब इधर कंसंट्रेशन आपकी यहां, मैंने आपको कहा एस्टिमेटर, यानी कि एक तो ये ध्यान रखिए कि एस्टिमेटर और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस नहीं होता, मतलब दोनों सिनोनिम्स है, एस्टिमेटर एंड क्या स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों वर्ड सिनोनिम है। बी क्लियर वर्ड दिस वन, ठीक है। सैंपल मीन का फॉर्मूला आपको मालूम है, सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन xi डिवाइड बाय n, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहलाएगा एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी कि फॉर्मूला कहलाता है एस्टिमेटर। अब रही बात, फॉर्मूला से जो वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। वैल्यू होती है एस्टिमेट, फॉर्मूला होता है एस्टिमेटर। तो सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटर है, और उससे निकली हुई वैल्यू क्या है? एस्टिमेट है। किसकी? पॉपुलेशन मीन की। ऐसे सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटर है, ठीक है। जो भी फॉर्मूला होता है आपको भी नॉलेज में ही, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n-1 होता है, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बेसिकली एस्टिमेटर है, किसका? पॉपुलेशन वेरिएंस का, और निकली हुई वैल्यू क्या है? एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेटर और एस्टिमेट, इन दोनों वर्ड में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एस्टिमेटर फॉर्मूला है, एस्टिमेट उसकी वैल्यू। नेक्स्ट आई
लिखिए सेवेंथ वन, लिखिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। राइट डाउन अनबायस्ड एस्टिमेटर, लिखा आपने अनबायस्ड एस्टिमेटर। राइट डाउन स्टेटमेंट एन एस्टिमेटर is said to be unbiased. An estimator is said to be unbiased. लिखिए if के बाद लिखिए, मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं, if expectation of a statistic is equal to parameter। लिखिए if expectation of statistics is equal to parameter। स्टैटिस्टिक्स को इन जनरल लोग टी से डिनोट करते हैं और पैरामीटर इन जनरल थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सिंबल इन जनरल टी होता है और पैरामीटर का थीटा होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा आपको, लेकिन आप उससे सिंबल से बॉदर्ड मत होइएगा। लिखिए दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। ये क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करेगा उसे हम कहेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, लिखिए फॉर एग्जांपल सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। For example, sample mean is unbiased estimator of population mean. Like since expectation of sample mean is equal to population mean, like that is expectation of x bar is equal to mu। population mean का सिंबल mu, sample mean का सिंबल x bar। ठीक है, क्लियर। हाँ, मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिख के दिया है, ऑल्दो ये सारे प्रूव होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट समझा रहा हूं आपको, इन सब की प्रूफिंग आई एक एक करके। ठीक है, तो हमने कहा कि अनबायस्ड एस्टिमेटर हम उसी को कहेंगे जब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। एक और एग्जांपल लिख ली, सैंपल वेरिएंस। लिखिए सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। लिखिए सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, लिखिए सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस, that is expectation of s square is equal to sigma square। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे प्रूव होते हैं, अभी तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिख के दे रहा हूं। क्लियर। अनबायस्ड एस्टिमेटर यदि आप किसी को कह रहे हो तो उसका एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली पॉपुलेशन से मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब आइए, जितने टर्म्स मैंने आपको बताए उनको हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करें, और जब क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई एग्जाम्पल लेके हम उसे क्लियर करेंगे, और जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके हम डेरिवेशन वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और ट्राई करेंगे कि जितने कॉन्सेप्ट्स हम उससे निकाल सकें, दैट वुड बी मच बेटर। तो लिखिए क्वेश्चन, देखिए सपोज अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, suppose a population consists of 3 individuals and values of x and values of capital X are as follows। देखिए फर्स्ट वन 8,
सेकेंड वन 10, थर्ड वन 12। ये यानी कि पॉपुलेशन में हमने सिर्फ 3 मेंबर लिए। क्लियर? एक है वैसा बंदा जिसके जर्सी के पीछे 8 नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप फुटबॉल मैच देखेंगे या क्रिकेट मैच देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे जर्सी के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है प्लेयर का। तो हमने कहा एक 8 नंबर वाला प्लेयर है, एक 10 नंबर वाला प्लेयर है, एक 12 नंबर वाला प्लेयर है। यानी कि पॉपुलेशन जनरली इतना छोटा होता नहीं। पॉपुलेशन तो हमेशा इन जनरल लार्ज साइज का ही मिलेगा। लार्ज में 2 तरह का होगा, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन मैंने डेरिवेटिव छोटा सा सैंपल इसलिए लिया है क्योंकि इस पर कैलकुलेशन चलेगी आपकी। तो बड़ा पॉपुलेशन लेंगे तो बड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कंसंट्रेशन कैलकुलेशन पे ज़्यादा चला जाएगा रादर देन कंसेप्ट समझने पे। तो इसलिए मैंने डेलिबरेटली पॉपुलेशन बहुत ही छोटा लिया है, दैट इज 8, 10 एंड 12 का। और वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि वो पर्सन की नंबरिंग है, मतलब एक इंडिविजुअल 8 नंबर का है, एक 10 नंबर का है, एक 12 नंबर का है। अब आई इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन का ए पार्ट, देखिए ऑब्टेन द सैंपल, obtain the samples of sample size 2, obtain the samples of sample size 2 when sampling is done without replacement, when sampling is done without replacement को अंडरलाइन की आपने। अब यहां आइए, मैं लिखा हुआ है ऑब्टेन द सैंपल्स ऑफ सैंपल साइज 2 व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आपको इसमें से 2-2 का सैंपल निकालना है, ठीक है। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो एक बार आपने निकाल लिया वो वापस नहीं करना, ठीक है। जो निकल गया वो बाहर है, वापस रिप्लेस नहीं होगा। विथ रिप्लेसमेंट होगा तो वापस जाएगा, ठीक है। बस 2 ही पार्ट ही हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। तो एक बार जो निकाला उसको यदि आप वापस नहीं करते हैं तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस कर देते हैं तो ये विथ रिप्लेसमेंट। अब आई कि 2-2 का सैंपल निकालेंगे तो क्या क्या आएगा। एक सैंपल आएगा 8, 10, दूसरा सैंपल क्या होगा 8, 12। पहली बार 8 निकाला और 10 निकाला, उसके बाद 10 निकाला। एक साथ 2 निकालें या एक एक करके 2 निकालें, एक ही बात मानी जाती है कि रहने के घर। 8, 10 हो गया, 8, 12 हो गया, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है 10, 12। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली बार 8, दूसरी बार आपको मालूम है या तो 10 निकल सकता है या 12 निकल सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही हो गया 8, 10, 8, 12, नेक्स्ट हो गया 10, 12। क्लियर की बात है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपके 3 बने, मतलब 3। मैं यहां इसे क्लियर कर देता हूं और लिखिए रिमार्क में, पॉपुलेशन साइज आपकी कैपिटल एन, सैंपल साइज आपकी स्मॉल एन। यदि आपको नंबर ऑफ सैंपल्स निकालना है तो नंबर ऑफ सैंपल्स आपकी होगी NCN, दैट इज 3C2, दैट इज 3 सैंपल्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक। NC2 का मतलब 3C2, क्योंकि पॉपुलेशन की साइज आपकी 3 है और जो निकालना है वो 2 निकालना है। ऑब्वियसली 3C2 दैट इज 3 सैंपल्स। 3 सैंपल्स मैंने आपको निकाल के बता दिए, 8, 10, 8, 12, 10, 12। अब आइए बी पार्ट, सेम क्वेश्चन है एज इट इज, लेकिन हम विथ रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट चल रहा है हमारा। अब आपको ये मालूम है विथ रिप्लेसमेंट का मतलब जो भी आपने निकाला था उसे आप वापस करोगे। तो एक बार निकालोगे वापस कर दोगे तो पॉपुलेशन तो एज इट इज हो जाएगी ना आपकी, ठीक है। मान लीजिए सपोज हमने 8 निकाला, 8 वापस कर दिया, तो दूसरी बार जब हम निकालने जाएंगे
तो ये यानी कि दूसरी बार भी 8 के निकलने की उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी जितनी 10 की होगी और जितनी 12 की होगी, क्योंकि जो आपने निकाला उसे वापस कर दिया। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी 8 की बनेगी, दूसरी फर्स्ट टाइम 8 सेकंड टाइम 8, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो निकाला था वो आपने रिप्लेस किया था। दूसरी पॉसिबिलिटी 8-10 की है, थर्ड वन 8-12 की है, नेक्स्ट 10-8 की है, नेक्स्ट 10-10 की है, नेक्स्ट 10-12 की है। मतलब पहली बार 8, दूसरी बार भी 8, 8-10, 8-12, ऐसे ही 10-8, सेम बात यहाँ रिपीट की, 12-8, 12-10, 12-12। मतलब टोटल आपकी 9 पॉसिबिलिटीज बनेगी, क्योंकि एक बार जो निकाला आपने रिप्लेस किया। ठीक है, यहां भी मैं आपको क्लियरली लिख देता हूं, फिर से लिख ली। पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन से डिनोट होता है, सैंपल साइज स्मॉल एन से डिनोट होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स ऑब्वियसली n रेज़ टू n होता है, दैट इज 3:2। n रेज़ टू n का मतलब 3:2, दैट इज 9 सैंपल्स। ठीक है यहां तक। अब आइए इसके बाद एक तो ये बात है जो आपको समझनी है, जो मैंने आपसे कहा कि भाई नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, तो ऑब्वियसली 9 सैंपल्स इस केस में होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और यहां समझा रहा हूं जिस पे ध्यान दीजिए, लेकिन सेकंड वन, राइट डाउन फाइनाइट पॉपुलेशन in which sampling is done, finite population in which sampling is done with replacement, can be theoretically considered as infinite, लेकिन since any number of samples can be drawn without exhausting the population, ठीक है, आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो और मैं आपसे कुछ वर्ड कह रहा हूं अंडरलाइन करने के लिए, वो कर लो। एक तो लिखा हुआ है फाइनाइट पॉपुलेशन, तो फाइनाइट वर्ड को अंडरलाइन कर लो। इन विच सैम्पलिंग इज डन विथ रिप्लेसमेंट अंडरलाइन करो। कैन बी थ्योरेटिकली कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट को भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और बाकी ये लिखा हुआ सिंस एनी नंबर ऑफ सैंपल्स कैन बी ड्रॉन विदाउट एग्जॉस्टिंग द पॉपुलेशन। इधर देखो जरा भाई, ये हमारी पॉपुलेशन सेकंड पार्ट की बात हो रही है, यानी कि आपको मालूम है पॉपुलेशन हमारी फाइनाइट है, क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ 3 मेंबर है, 8, 10 एंड 12। इसमें से मैं 2-2 का सैंपल निकालूं, या 3-3 का निकालूं, या 4-4 का निकालूं, या 5-5 का निकालूं, या 5 लाख का सैंपल निकालूं। ठीक है, क्लियर? वो सारे इसमें से बाहर निकल के आएंगे। आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा? क्योंकि जो आप निकाल रहे हो उसे वापस कर दे रहे हो। तो जैसे ही निकाला और आपने वापस किया था, पॉपुलेशन तो एज इट इज हो जाएगी, और पॉपुलेशन जैसे ही एज इट इज हुई तो दूसरी पॉसिबिलिटी के निकलने की भी उतनी ही ये होंगी। मतलब आप 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 इनफाइनाइट टाइम्स निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो इनफाइनाइट टाइम्स? क्योंकि एक बार 8 निकाला वापस कर दिया आपने, दूसरी बार 8 निकाला वापस कर दिया आपने, तीसरी बार 8 निकाला वापस कर दिया आपने, चौथी बार 8 निकाला वापस कर दिया आपने। तो जैसे ही आप वापस करते हो आपकी पॉपुलेशन एज इट इज हो जाती है, और जैसे ही पॉपुलेशन एज इट इज हो जाएगी, ठीक है, तो आप एनी नंबर ऑफ सैंपल्स कैन बी ड्रॉन विदाउट एग्जॉस्टिंग द पॉपुलेशन। इसका मतलब पॉपुलेशन कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, आप जितने सैंपल्स निकालना चाहो निकाल सकते हो।
इसलिए उन्होंने कहा है कि इस केस में ऑल्दो पॉपुलेशन फाइनाइट है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह होगी। ठीक है, मतलब आपके लिए वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन ऑल्दो फाइनाइट, लेकिन सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट जब भी होगी तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह की जाएगी, क्योंकि रीजन इनफाइनाइट पॉपुलेशन से जैसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं वैसे ही इस केस में भी हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब एक 8 को हम इनफाइनाइट टाइम्स ही निकालना चाहें तो इनफाइनाइट टाइम्स हम निकाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस केस में फाइनाइट पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह की जाती है। ठीक है, जब सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, तो यानी कि सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट जब भी आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन उस केस में, ठीक है, फाइनाइट होते हुए भी उसकी ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह होगी, उसकी ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह होगी। अब आइए समझ में आ गई इतनी बातें। लिखिए थर्ड रिमार्क, रिमार्क नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड रिमार्क में। अब आइए, ये तो हुई पॉपुलेशन जब फाइनाइट हो और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट हो तो फाइनाइट पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह की जाती है। ठीक है, फाइनाइट की ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह की जाती है। अब रही बात विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो क्या होगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले क्या था विथ रिप्लेसमेंट, अब क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज देखते हैं। सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज देखते हैं, रादर से n अपॉन n देखा जाता है। ठीक है, यदि ये 5% और 5% से कम हो, कुछ लोग 5% काउंट नहीं करते हैं, कुछ लोग 5% काउंट करते हैं, आपकी बुक रादर से डिवोट 5% काउंट करती है। तो ये यानी कि वैसे भी स्टैट्स में आप माइनर चीजों के लिए ये नहीं हो सकते क्योंकि ये परफेक्ट साइंस नहीं है। तो मैंने क्या कहा, सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज, यदि आपकी फाइनाइट ये जो है वो 5% या 5% से कम हो, ठीक है, लेकिन देन फाइनाइट पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट, देन फाइनाइट पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट। मतलब यहां आपको थोड़ी सी बात समझनी, उन्होंने कहा है कि यदि आप ऐसा कोई सैंपल साइज निकाल रहे हो उस पॉपुलेशन से जो कि फाइनाइट है, ठीक है, और वो जो ड्राइंग है वो 5% या 5% से लेसर है, ठीक है, ये हमने चेक किया कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो फाइनाइट पॉपुलेशन से, क्लियर, जो ड्रॉ कर रहे हो वो 5% या 5% से लेसर है, तो उस केस में आपकी फाइनाइट चीजें भी इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब आपको फाइनाइट चीजों को इनफाइनाइट कंसिडर करना। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, कि आप जैसे मान लीजिए वर्ल्ड का कोई रिचेस्ट पर्सन है XYZ, सपोज बिल गेट्स को ही काउंट कर ले, तो उनके पास जो इनकम होगी, इनकम मतलब राजल से एसेट्स सारी मिला के, ऑब्वियसली वो फाइनाइट होगी, ठीक है, इनफाइनाइट तो होगी नहीं, ये आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि उसी की काउंटिंग करने के बाद ऑब्वियसली वो पर्सन वर्ल्ड का रिचेस्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी उसके पास एसेट या प्रॉपर्टी एंड सो ऑन जो भी आप काउंट करें वो उसकी फाइनाइट है। अब रही बात यदि उसमें से वो ड्रॉ करे माइनर, ठीक है, माइनर ड्राइंग का मतलब ऑब्वियसली सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज, यदि आप उसमें से वो ड्रॉ करें सैंपल साइज अपॉन ड्रॉ मतलब निकालना, ठीक है, यदि वो 5% या 5% से कम ड्रॉ करे, जो भी उसके अंदर एसेट है, जो भी उसके पास है, यदि उसकी ड्राइंग 5% और 5% से कम है, तो वो फाइनाइट प्रॉपर्टी या फाइनाइट एसेट भी उसके लिए क्या है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट।
रीजन, उसे वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर पाएगी। भाई जो चीजें आसानी से एग्जॉस्ट नहीं हो सकती उसे हम इनफाइनाइट काउंट करते हैं। मान लीजिए सपोज आपके लिए कोई, आपके फोर फादर्स कोई ऐसा प्रॉपर्टी छोड़ के गए, ठीक है, जो जिसमें से आप ड्रॉ करते हो माइनर। माइनर का मतलब सपोज मान लीजिए उतना एसेट छोड़ के गए जो बैंक के अंदर है आपको, सपोज सारी के सारे पैसे। तो मान लीजिए वो सारे पैसे यदि आप बैंक के अंदर हैं और यदि आप सपोज सिर्फ इंटरेस्ट उसमें से निकाल के खाते हो, तो आपको मालूम है इंटरेस्ट निकाल के खाने का मतलब आपकी जो प्रिंसिपल है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है, वो अपनी लाइफ टाइम में आप उसे कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑल्दो वो एसेट फाइनाइट है, लेकिन क्योंकि आपने उसमें से ड्राइंग ही बहुत ही माइनर कर रखी है, तो उस केस में वो फाइनाइट एसेट भी आपके लिए क्या है, इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? तो ये यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज देखा जाता है। यदि वो 5% या 5% से लेसर है तो फाइनाइट चीज फाइनाइट, ठीक है, क्लियर। एक और लिखिए इसके अंदर जो और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आ जाए, लिखिए फोर्थ वन, पॉपुलेशन दो तरह की होती है, पहले ही मैंने आपको समझाया, एक तो इनफाइनाइट और एक फाइनाइट। दो तरह की होगी। इनफाइनाइट के अंदर सैम्पलिंग का कंसेप्ट आएगा, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, और यहां विदाउट रिप्लेसमेंट, और यहां भी आ जाइए सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक एक करके आइए। पॉपुलेशन टू टाइप्स की होगी, या तो इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट होगी। सैम्पलिंग के दो कंसेप्ट चल रहे हैं आपके, एक विथ रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसे ही फाइनाइट के अंदर भी विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनिए, यदि आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो चाहे आप सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट करो या विदाउट रिप्लेसमेंट करो, वो इनफाइनाइट थी और इनफाइनाइट रहेगी, ठीक है। मतलब यदि कोई चीज इनफाइनाइट है, चाहे आप सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट करो या विदाउट रिप्लेसमेंट करो, वो पॉपुलेशन आपकी इनफाइनाइट थी और इनफाइनाइट रहेगी। जैसे समंदर, आपको मालूम समंदर इनफाइनाइट होता है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में कहा। अब वहां जाके आप चाहे सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कर लो, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब जो समंदर का पानी है वो बाहर निकालो और वापस उसमें रख दो और देखो कि उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा किसी भी तरह का स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, वह पहले भी उतना ही लार्ज था, आज भी इतना ही लार्ज। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब वो जो समंदर में पानी है वो आप लेके घर आ जाओ और जाके देखना कहीं रिड्यूस तो नहीं करिए, तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस नहीं किया होगा, ठीक है। पहले भी वो इनफाइनाइट था और आपके 2-3 बकेट या 4 बकेट या 50 बकेट या जितना आप लेना चाहें पानी आप ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो पहले भी इनफाइनाइट था, अभी भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर चाहे सैम्पलिंग विद लगाओ या विदाउट लगाओ, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब वो पहले भी इनफाइनाइट था और अभी भी इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट कंफर्म, और यहां भी इनफाइनाइट, चाहे विथ करें या विदाउट करें। अब रही बात, अलर्ट होने की जरूरत है फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर कि ये कभी भी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। अब रही बात, फाइनाइट पॉपुलेशन है और विथ रिप्लेसमेंट है, ऑब्वियसली ये आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। विथ रिप्लेसमेंट मैंने आपसे पहले ही समझाया कि ये इनफाइनाइट 100% होगी, क्योंकि पॉपुलेशन आप एग्जॉस्ट ही नहीं कर सकते,
जो आप निकालते हो उसे रिप्लेस करते हो तो इनफाइनाइट तो होगी होगी। मैंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपको अलर्ट रहना है, आपको चेक करना है n अपॉन n, यदि 5% और 5% से लेसर है तो ऑब्वियसली आपकी उस केस में फाइनाइट पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट इनफाइनाइट की तरह होगी, और यदि 5% से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट ही है। इनफाइनाइट कब होगा? इनफाइनाइट तब होगा जब 5% या 5% से लेसर हो। ठीक है, क्लियर? यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि पॉपुलेशन की साइज इन जनरल नहीं लिखी हुई हो, ठीक है, तो वो हमेशा इनफाइनाइट होगी। साइज फाइनाइट चीजें लिखी जाती, इनफाइनाइट चीजें नहीं लिखी जाती, वो अंडरस्टूड होती। तो पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं कहे, ऑब्वियसली पॉपुलेशन आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। अब रही बात जब इनफाइनाइट होगी तो सैम्पलिंग में वो कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो विथ हो या विदाउट हो, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो जनरली सैम्पलिंग के केस में वो नहीं लिखा रहता है कि विथ है या विदाउट है, क्योंकि उस केस में वो इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट रहेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो सैम्पलिंग का कंसेप्ट वहां क्लियर नहीं होगा कि वो विथ है या विदाउट। लेकिन यदि पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो सैम्पलिंग विथ और विदाउट क्लियर किया जाएगा आपको, और फाइनाइट चीजें हमेशा लिख के दी जाती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फाइनाइट चीजें इन जनरल लिख के दी जाती हैं, इनफाइनाइट चीजें नहीं लिखी हुई होती। तो विथ और विदाउट आपको लिख के देगा, और विथ है तो वैसे ही इनफाइनाइट है, विदाउट है तो यू हैव टू चेक कि आप 5% से लेसर है या नहीं। 4 रिमार्क मैंने आपको समझाए हैं, इन चारों रिमार्क पे आपको ध्यान देना है, किसी भी मोमेंट पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हम बी पार्ट पे थे, एक तो ए पार्ट हमने ये किया और बी पार्ट हमने ये किया। अब इसी पार्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। लिखिए सी पार्ट, फाइंड पॉपुलेशन मीन म्यू। लिखिए फाइंड पॉपुलेशन मीन म्यू, राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए म्यू इज इक्वल टू, पॉपुलेशन में साइज क्या क्या है? 8, 10 एंड 12, इन तीनों को ऐड कर लिए। ऑब्वियसली मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 3 से डिवाइड देते हैं। भाई पॉपुलेशन मीन निकालना है तो पॉपुलेशन के अंदर जो भी है 8, 10 एंड 12, उसको ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 डिवाइड बाई 3, ऑब्वियसली 10। ठीक है, क्लियर? और ध्यान रखिएगा ये वैल्यू आपकी हमेशा फिक्स्ड होगी। भाई सिर्फ एक और एक वैल्यू होगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी। क्लियर? पॉपुलेशन के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो जनरली अननोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा साइज होता है। लेकिन इन केस यदि उसकी वैल्यू निकाली गई तो हमेशा फिक्स्ड होगी, वेरिएबल नहीं होगी। वेरिएबल सैंपल की होती है, पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी नहीं होती। पॉपुलेशन से निकला हुआ इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होगा। ठीक है, रिमार्क में लिख ली। लिखिए पॉपुलेशन मीन इज फिक्स्ड, दैट इज पैरामीटर्स आर फिक्स्ड। लिखिए दैट इज पैरामीटर्स आर फिक्स्ड। लिखिए डी पार्ट, फाइंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। फाइंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, 1/n समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 1/n, नॉट 1/n माइनस 1। 1/n माइनस 1 सैंपल वेरिएंस में होता है, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस में 1/N, बी क्लियर अबाउट दिस वन, ठीक है। तो मुझे बताइए हमारी साइज क्या थी? 1/3, क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ 3 मेंबर है। और पॉपुलेशन मीन क्या निकाला आपने? 10। तो लिखिए 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 1/3। लिखिए 4 प्लस 0 प्लस 4, दैट इज 8/3। इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल?
ऑब्वियसली फिक्स्ड। पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होंगे वो फिक्स्ड होंगे आपके। आप यहां इंडिकेट किए फिक्स्ड। अगेन एक रिमार्क, लिखिए पॉपुलेशन वेरिएंस इज फिक्स्ड, लिखिए पॉपुलेशन वेरिएंस इज फिक्स्ड, दैट इज पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर फिक्स्ड, लिखिए दैट इज पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो आपके डी पार्ट तक हो गए। अब आइए ई पार्ट, लिखिए फाइंड द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहें, एक ही बात है। लिखिए फाइंड द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ऑफ सैंपल मीन इन ईच केस। इन ईच केस का मतलब दो केसेस हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट वाला और एक विथ रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, तो स्टार्ट की, लिखिए विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट लिखिएगा, विथ नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा आपने। विदाउट रिप्लेसमेंट में लिखिए सैंपल वैल्यूज एक तरफ और दूसरी तरफ लिखिए सैंपल मीन। एक तो है आपके पास 8, 10, ऑब्वियसली मीन क्या होगी 9। नेक्स्ट 8, 12, मीन क्या होगी ऑब्वियसली 10। नेक्स्ट थर्ड वन 10, 12, मीन क्या होगी ऑब्वियसली 11। भाई 3 सैंपल्स थे हमारे विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, सैंपल वैल्यूज मैंने आपके लिए लिख दी और उधर सैंपल मीन लिख दी। एक था 8, 10, एक था 8, 12, एक था 10, 12। ऐड करते यही और 2 से डिवाइड दी, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो आपकी ये मीन आ गई। अब रही बात, इसका आपको टेबल बनाना है। उस टेबल को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और समटाइम्स कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखिए सैंपल मीन ब्रैकेट में x बार इज इक्वल टू x और यहां लिखिए प्रोबेबिलिटी x बार इज इक्वल टू x। आपके पास 3 वैल्यूज है, एक है 9, 9 का मतलब x बार इज इक्वल टू 9, ऐसे ही 10, x बार इज इक्वल टू 10 और 11 दैट इज x बार इज इक्वल टू 11। अब मुझे बताइए 9 के कितने केसेस हैं, तो ऑब्वियसली 1 और टोटल केसेस कितने 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऑब्वियसली 1/3। 10 के कितने केसेस हैं ऑब्वियसली 1, तो ये आपकी 1/3 और 11 के वो भी 1, तो ये आपकी 1/3। इस टेबल को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। आप इसे क्लियरली लिख ली, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। ठीक है, अब आइए इसका बी, एक तो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आइए विथ रिप्लेसमेंट, लेके विथ रिप्लेसमेंट इसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ईच केस मतलब 2 केसेस अलग अलग आपको बनाने हैं, एक विदाउट का एक विथ का। ठीक है, फिर से लिखिए सैंपल वैल्यूज, लिखा आपने सैंपल वैल्यूज और यहां लिखिए
सैंपल मीन। सैंपल वैल्यूज फर्स्ट वन क्या थी आपकी 8 8, मीन ऑब्वियसली 8। नेक्स्ट सेकंड वन क्या थी 8 10, तो मीन क्या 9। थर्ड वन 8 12, मीन क्या 10। नेक्स्ट फोर्थ वन 10 8, मीन क्या 9। फिफ्थ वन 10 10, मीन 10। सिक्स वन 10 12, मीन क्या 11। नेक्स्ट तीन हो गए ना। नेक्स्ट सेवेंथ वन 12 8, मीन 10। नेक्स्ट 12 10, मीन 11। और लास्ट 12 12, क्योंकि टोटल आपके 9 केसेस थे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 8 8 का मीन 8, 8 10 9, 8 12 10, 10 8 9, 10 10 10, 10 12 11, 12 8 10, 12 10 11 एंड 12 12 दैट इज 12। ये ठीक है, ये आपको क्लियर। अब रही बात इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आपके लिए बना देता हूं। फिर से लिखिए सैंपल मीन x बार इज इक्वल टू x, और नीचे लिखिए प्रोबेबिलिटी x बार इज इक्वल टू x। 8 के कितने केसेस हैं? ऑब्वियसली टोटल 9 में से 8 के आप देख लीजिए कितने केसेस हैं। 8 आपका एक बार आया, 9 ऑब्वियसली आपका 2 बार है, और 10 आपका 1 2 3 बार है। 11 आपकी कितनी बार है? 2 बार है, और 12 एक बार है। 8 के ओनली 1 केसेस हैं, सॉरी ओनली 1 केस है। 9 के 2 केसेस हैं, 10 के 3 केसेस हैं, 11 के 2 केसेस हैं, और 12 का 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 9 10 11 12। ध्यान रखिएगा x बार इज इक्वल टू x का मतलब x बार इज इक्वल टू 8, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/9, इसकी 2/9, इसकी 3/9, इसकी 2/9, इसकी 1/9। जितनी बार जो है उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो टोटल 9 में से 1/9, 2/9, 10 के 3 केसेस थे, ऑब्वियसली 3/9, 11 के कितने केसेस? 2, तो 2/9, और 12 का कितना? 1। ये टेबल आपका तैयार है, जिस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहें या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहें, यानी कि ये टेबल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट का है, एक विथ रिप्लेसमेंट का है। ये दोनों अलग अलग है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये विथ रिप्लेसमेंट वाला है। इससे पहले जो हमने बनाया वो विदाउट रिप्लेसमेंट का था। ठीक है, तो हमने कितने पार्ट कर लिए क्वेश्चन के? ई पार्ट तक हमने कर लिया। अब आई एफ पार्ट। लिखिए एफ पार्ट। एफ पार्ट में लिखिए, हाँ 1 मिनट, मैं आपसे एक बात जरा कंफर्म करना चाहूंगा, वो यहां थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो कर लीजिए। पहले मुझे बताइए कि सैंपल मीन की वैल्यू फिक्स्ड है, वेरिएबल है? तो आपको ही मालूम है सैंपल मीन की यहां 3 वैल्यूज आई विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में, एक 9, दूसरा 10, तीसरा 11। तो मुझे बताइए ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है? तो ऑब्वियसली वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आई, तो ये वेरिएबल है। फिक्स्ड होता तो सिर्फ एक वैल्यू आती। इसका मतलब सैंपल मीन एक रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और दूसरे वे में कह सकते हैं आप स्टैटिस्टिक्स आर रैंडम वेरिएबल्स। यहां एक रिमार्क यदि आप लिखना चाहें तो यहां लिख ली, या इसके नीचे लिख ली, ज्यादा अच्छा है यहां लिखिए, क्लियरली बेटर रहेगा। लिखिए सैंपल मीन इज अ रैंडम वेरिएबल, लिखिए दैट इज स्टैटिस्टिक्स
लिखिए दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर रैंडम वेरिएबल्स, लिखिए दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ये यानी कि सैंपल मीन ऑब्वियसली वेरिएबल होगी, जैसा सैंपल वैसा मीन, सैंपल वेरिएंस भी वेरिएबल होगी, सैंपल कोरिलेशन भी वेरिएबल होगी, लेकिन यही इंफॉर्मेशन जब आप पॉपुलेशन का निकालेंगे तो वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर फिक्स्ड, सैंपल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कौन से पार्ट में जा रहे थे? एफ पार्ट में। एफ पार्ट में लिखिए शो दैट सैंपल मीन is unbiased estimator, लिखिए show that sample mean is unbiased estimator of population mean, show that sample mean is unbiased estimator of population mean in each case, लिखा आपने in each case। ठीक है, sample mean is unbiased estimator of population mean in each case। इन ईच केस का मतलब दो केसेस आपको स्टडी करने, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। लिखिए विदाउट रिप्लेसमेंट। अनबायस्ड एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। तो यहां स्टैटिस्टिक्स कौन है? ऑब्वियसली सैंपल मीन, और पैरामीटर क्या होगा? पॉपुलेशन मीन होगा। क्लियर? तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आपका म्यू आना चाहिए। ठीक है, सैंपल मीन क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, और पॉपुलेशन मीन क्या है? पैरामीटर है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आपका म्यू आना चाहिए, और म्यू आपने सी पार्ट में निकाला है क्वेश्चन के, और मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 10 है आपकी। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 10। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आपको 10 निकाल के दिखाना। यदि 10 आ गया तो अनबायस्ड होगा, और यदि नहीं आया तो बायस्ड होगा। अब रही बात, उसके लिए आपके पास ये टेबल है, ये टेबल जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया था। तो आप एक्सपेक्टेशन इसका निकालेंगे। आपको मालूम है एक्सपेक्टेशन कैसे निकाला जाता है? वैल्यू इंटू प्रॉब, वैल्यू इंटू प्रॉब, वैल्यू इंटू प्रॉब। ठीक है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं, आप उसी प्लेस में लिखेंगे जहां लिख रहे थे। मैं यहां निकाल देता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या आएगा? 9 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 1/3 प्लस 11 इंटू 1/3। आप उसी जगह लिखिए जहां लिख रहे हैं। 9 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 1/3 प्लस 11 इंटू 1/3। 1/3 कॉमन, 9 प्लस 10 प्लस 11, that is 30/3. Is it 10? Obviously mu. So expectation of statistics आपकी पैरामीटर आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब भी पैरामीटर होगी तो ऑब्वियसली वो अनबाइज्ड। आपको मालूम है 10 हमने सी पार्ट में निकाला है, पॉपुलेशन मीन हमारा 10 है। ठीक है, सी पार्ट में आपने अब देख लो कि म्यू आपकी 10 है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या हो गई? पैरामीटर हो गई। तो क्या ये अनबाइज्ड हुई? तो ऑब्वियसली अनबाइज्ड हुई। लिखिए देयरफॉर सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। लिखिए देयरफॉर सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब आइए विथ रिप्लेसमेंट, पुट द हेडिंग विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट लिखा आपने, फिर से निकालिए। लिखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या आएगा? 8 इंटू 1/9 प्लस 9 इंटू 2/9 प्लस 10 इंटू 3/9 प्लस 11 इंटू 2/9 प्लस 12 1/9। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 कॉमन ले लीजिए। क्या आ जाएगा? 8 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 12। ये ठीक है, ये हो गई 34, 64, 72 और 18, दैट इज 90। तो लिखिए 1/9 इंटू 90, ये आपकी 10 आ जाएगी, दैट इज म्यू। फिर से लिख ली
Therefore, sample mean is unbiased estimator of population mean. देखिए, therefore sample mean is unbiased estimator of population mean. ठीक है, तो मैंने आपको जितने टर्म्स समझाए थे अभी थोड़ी देर पहले, सब पे एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. ठीक है, एक रफ आइडिया. बाकी मैं भी एक थ्योरम आपको कराऊंगा. ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम. ठीक है, तो पहले वो थ्योरम समझिए, क्योंकि वो थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है. तो लिखिए राइट डाउन थ्योरम. लिखिए लेट x1, x2 डॉट डॉट xn be a random sample. Be a random sample of size n. Size n drawn from a population. Drawn from a population with mean mu and variance sigma square. लिखा आपने. लिखिए देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बर इज इक्वल टू म्यू होगा. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा? म्यू. अभी भी निकाल के मैंने आपको दिखाया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकाले थे, म्यू से मैच कर रहा था. एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बैन होगा. ठीक है, इधर देखिए क्या लिखा हुआ. लेट x1, x2, xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस क्या? सिग्मा स्क्वायर. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होगा और वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बैन होगा. पहले तो रैंडम सैंपल का क्या मीनिंग होता है वो आप जान लीजिए. नीचे नोट में लिखिए रैंडम सैंपल मीन्स देखिए ए पार्ट x1, x2, xn आर इंडिपेंडेंट. मतलब आप जो भी सैंपल साइज ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन से, ठीक है, ऐसे अभी हमने ड्रॉ किया था ना 8, 10, 8, 12 एंड सो ऑन, या रादर से 8, 8 वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा. विथ रिप्लेसमेंट वाला सोचिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. 8, 8 क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट वही होता है. 8, 8, 8, 10, 8, 12, 10, 8 और क्या था 10, 10, 10, 12, 12, 8, 12, 10, 12, 12. x1, x2, xn ऑब्वियसली वहाँ हमने 2 निकाला था. x1, x2 2 ही निकाला था, इसलिए हम 2 की बात करेंगे. यहाँ हमने उसे एक्सटेंड करके xn तक कर दिया. ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे. आपको मालूम है पहली बार 8 निकाले, ध्यान रखिएगा विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, विदाउट रिप्लेसमेंट की नहीं. पहली बार 8 निकाले, दूसरी बार 8 निकाले. विथ रिप्लेसमेंट में पहली बार 8 निकालने की पॉसिबिलिटी 1/3 होगी और दूसरी बार भी 8 निकालने की पॉसिबिलिटी 1/3 होगी. ठीक है, क्लियर. तो x1, x2, xn आर इंडिपेंडेंट. मतलब आप पहली बार 8 निकाले थे या 10 निकाले थे या 12 निकाले थे, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ड्राइंग के बाद आप उसे वापस कर देते हो. तो वापस कर देते हो तो पॉपुलेशन आपकी एज इट इज हो जाती है. और पॉपुलेशन जब भी एज इट इज हो जाएगी तो आप पहली बार क्या निकाले थे वो मैटर ही नहीं करता. क्लियर. तो उन्होंने कहा कि x1, x2, xn आपकी इंडिपेंडेंट होगी. और दूसरा ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग आपको थोड़ी देर बाद ज्यादा ढंग से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं. इधर देखिए
पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू है, ठीक है, क्लियर। तो पॉपुलेशन का मीन यदि म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही x1 x2 xn का मीन होगा, क्लियर। जो x1 x2 xn का मीन होगा, अब मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो ये बात क्लियर होगा, आपको समझ में आएगी। अभी तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। आपको ये बात तो बहुत समझ में आ गई होगी आसानी से। पहली बार 8 ड्रॉ करें, दूसरी बार 8 ड्रॉ करें, ठीक है। ऑब्वियसली पहली बार जो ड्रॉ किया था वो आपने रिप्लेस कर दिया है, तो दूसरी बार ड्रॉ करेंगे तो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको समझाई जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2 xn का होगा, और जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही x1 x2 xn का मीन होगा, और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वही इसका होगा। ये बेसिकली मीनिंग है ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझाना तो 2 मिनट का काम नहीं, वो तो टाइम से सीखेंगे आप। लेकिन रैंडम सैंपल का मतलब ये होता है कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट होगा और ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात और मैं यहां से कहूंगा जिसको ध्यान रखना है आपको, कि पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इसका मतलब पॉपुलेशन आपकी ऑब्वियसली इनफाइनाइट, ठीक है। पॉपुलेशन फाइनाइट इनफाइनाइट में इनफाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट चीजें लिखी हुई होती है, इनफाइनाइट चीजें नहीं लिखी हुई होती, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉपुलेशन ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट मानी जाएगी, क्लियर है यहां तक। तो मैंने आपको दोनों टर्म समझा दिया, x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वही x1 x2 xn का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉपुलेशन का मीन है वही x1 x2 xn का मीन है, जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वही x1 x2 xn का वेरिएंस, ठीक है। ये मीनिंग है इसका। अब रही बात हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ कर ले, प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए प्रूफ। x1 हमारा क्या है, ऑब्वियसली x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n। हमें ये प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार म्यू होगा और वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय n होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार निकालो। एक्सपेक्टेशन x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n, ये क्या आ जाएगी, n आउटसाइड। एक्सपेक्टेशन x1 से लेकर xn तक। एक्सपेक्टेशन ऑफ ax क्या होता है, a एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगी एक्सपेक्टेशन x1 से एक्सपेक्टेशन xn तक। अब रही बात एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होगा, तो मैंने क्या कहा था कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वही x1 x2 xn का मीन भी होगा और वही उसका वेरिएंस भी होगा, ठीक है। ये बात समझिएगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। x1 x2 xn का वही मीन होगा जो पॉपुलेशन का मीन होगा, और पॉपुलेशन का वेरिएंस वही होगा जो x1 x2 xn का वेरिएंस होगा। सॉरी, पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वही x1 x2 xn का वेरिएंस होगा, क्लियर है बात। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यही होता है। और जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन यदि नॉर्मल फॉलो करेगा तो x1 x2 xn भी नॉर्मल फॉलो करेगा। अब रही बात, यहां पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है, भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करता है हमें नहीं मालूम, तो इसका मतलब x1 x2 xn का भी डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है। लेकिन एक बार उन्होंने लिख दिया ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, तो इसका मतलब x1 x2 xn नॉर्मल फॉलो करेगा विथ सेम मीन एंड सेम वेरिएंस। सेम मीन का मतलब जो पॉपुलेशन का मीन वही x1 x2 xn का मीन, जो पॉपुलेशन का वेरिएंस वही x1 x2 xn का वेरिएंस। ये रैंडम सैंपल का मीनिंग होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होगा, ऑब्वियसली म्यू, यहां इंडिकेट कर दिए म्यू, और एक्सपेक्टेशन ऑफ xn भी क्या होगा, म्यू। कितने म्यू है हमारे पास, तो ऑब्वियसली n म्यू, तो ये हो गई 1/n इंटू n म्यू, n और n कैंसिल आउट, दैट इज म्यू। यहां देखिए मैंने इसकी प्रूफिंग की, सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। पहले तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि सैंपल वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस होता है। अभी हम प्रूव करके दिखाया मैंने आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू है, इसका अंदर सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इन जनरल ट्राई करूंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल दूं और बाद में उसे डिराइव करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये आपकी कंफर्म हुई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आइए वेरिएंस ऑफ एक्स बार, लिखिए वेरिएंस x1 x2 xn डिवाइड बाय n। वेरिएंस ऑफ ax क्या होता है? a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, तो 1 अपॉन n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 से स्टार्ट xn तक। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वेरिएंस ऑफ ax इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। अब मुझे बताइए नेक्स्ट, एक फॉर्मूला लगती है वेरिएंस ऑफ ax प्लस by। तो आपको मालूम है वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, ऑब्वियसली ये जो भी बातें मैं कह रहा हूं वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में था लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपके। वेरिएंस ऑफ ax प्लस by क्या होता है? a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरिएंस x y, जिसमें कोवेरिएंस का टर्म नहीं आ सकता है क्योंकि रीजन x1 x2 xn रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होते ही कोवेरिएंस क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो कोवेरिएंस का कोई भी टर्म नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएंस का टर्म आएगा। तो लिख ली, ये आपकी हो जाएगी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ xn। वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। x2 क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। और वेरिएंस ऑफ xn क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। रीजन फिर से मैं कहूंगा रैंडम सैम्पलिंग, जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वही x1 x2 xn का वेरिएंस होगा। ये आपकी आ जाएगी 1 अपॉन n स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ऑब्वियसली n टाइम्स, ये हो जाएगी 1 अपॉन n स्क्वायर n इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो फाइनली सिग्मा स्क्वायर वैन। कोई डाउट? तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपकी सिग्मा स्क्वायर वैन हुई और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आपकी म्यू हुई, तो सिग्मा स्क्वायर वैन आ गई आपकी, ठीक है, क्लियर। अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल जो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि भाई रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। तो पहले ही तो ये यानी कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां मैं आपको थोड़ा ये बात क्लियर करता हूं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का, क्योंकि सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट जो होता है वो रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। क्योंकि पहली बार जो कोई चीज ड्रॉ करते हैं आप उससे रिप्लेस कर देते हैं, और दूसरी बार जब ड्रॉ करने जाएंगे तो पहली बार आपने क्या ड्रॉ किया था उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो मुझे बताइए इसमें जो आपने सैंपल वैल्यूज लिखा था और यहां लिखा था सैंपल मीन, यही आपने लिखा था। सैंपल वैल्यूज का मतलब ऑब्वियसली एक x1 दूसरा x2 और सैंपल मीन का मतलब x बार, ठीक है। एक वैल्यू थी आपकी 8 और दूसरी भी 8 थी, मीन आपका 8 था, ठीक है। दूसरा 8 10 था, यहां मीन क्या थी 9। थर्ड वन 8 12, मीन क्या था 10। नेक्स्ट 10 8, मीन क्या था 9। नेक्स्ट 10 10, मीन क्या था 10। नेक्स्ट 10 12, मीन क्या था 11। नेक्स्ट 12 8, मीन क्या था 10। नेक्स्ट 12 10, मीन क्या 11। 12 12, मीन क्या 12। ये आपकी पोजीशन थी, क्लियर।
आप इन सब को ऐड करना, इधर देखो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, मीन निकालना है ना आपको, तो मीन निकालना है तो सबको ऐड करना होगा। 8 3 जा 24 प्लस 30, 24 प्लस 30 दैट इज 54 प्लस 36 ऑब्वियसली 90। मतलब आप क्लियरली देख लो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू होगा, ये 90 आपकी ऐड होके आई थी, मीन निकालोगे तो 90 डिवाइड बाय 9 होगा, क्योंकि टोटल 9 है, तो ये आपकी 10 होगी। मैंने आपको क्लियरली लिख के दिया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू होगा, तो आप देख लो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू है या नहीं, क्योंकि 10 ही आपकी म्यू थी जो आपने सी पार्ट में निकाल रखा है। ठीक है, यही बात यहां भी आप ऐड करके देखना, अगेन आपकी 90 ही आएगी। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 भी आपकी क्या होगी, 90 डिवाइड बाय 9 दैट इज 10, ऑब्वियसली म्यू के इक्वल, म्यू के इक्वल। सेम बात यहां ऐड करके देखना, ये भी आपकी म्यू ही होगी, क्योंकि आपने अभी डेरिवेशन करके देखा है और वैसे भी निकाला भी था आपने। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार 90 डिवाइड बाय 9 दैट इज 10 इज इक्वल टू, ये आपको क्लियर कट दिखेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 भी म्यू होता इन केस होता तो, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार म्यू होगा। ये बात मैंने डिराइव करके भी आपको दिखाई और पहले एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको। लेकिन यदि आप वेरिएंस निकालने जाएंगे तो वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर आएगी। सिग्मा स्क्वायर का मतलब 8/3 जो आपने डी पार्ट में निकाल रखा है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x2 निकालेंगे तो ये भी आपके सिग्मा स्क्वायर आएगी, दैट इज 8/3। लेकिन यदि आप वेरिएंस ऑफ x बार निकालने जाएंगे तो ये आपकी 8/3 नहीं आएगी, ये आएगी सिग्मा स्क्वायर बाय n, यानी कि n आपकी नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं है, ये सैंपल साइज है। सैंपल साइज के अकॉर्डिंग ये आपकी 4/3 आनी चाहिए। n आपका 2 था तो 4/3 आना चाहिए। तो डेरिवेशन कहता है कि वेरिएंस ऑफ x बार सिग्मा स्क्वायर बाय n आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 4/3 होगा, ये दोनों आपका 8/3 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब मैंने आपको समझाया कि x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ईच हैज सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी होगा, जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही x1 का भी मीन होगा, वही x2 का भी मीन होगा, वही xn का भी मीन होगा। जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा वही x1 x2 xn का वेरिएंस होगा। ठीक है, तो इस रिमार्क को मैंने आपको समझाया, इसको रिमार्क नंबर 1 लिख लीजिए। और रिमार्क नंबर 2 में एक दो बातें क्लियर लिख ली। रिमार्क नंबर 2 में ए पार्ट में देखिए, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि वो रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। बी पार्ट लिखिए, लिखिए पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, लिखिए पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, लिखिए पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, देन इट इज ऑल्सो अ रैंडम सैम्पलिंग। लिखिए पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, then it will also satisfies the definition of random sampling। ऐसे लिखिएगा तो that would be much better। लैंग्वेज वेल क्राफ्टेड नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि पॉपुलेशन जब भी इनफाइनाइट हो तो उसमें से हम कोई भी सैंपल निकालेंगे तो ऑब्वियसली रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मैं स्टेटमेंट वेल क्राफ्टेड नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन रफली मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन यदि इनफाइनाइट हो और
उस केस में वो रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, अब लिखिए सी पार्ट, लिखिए पॉपुलेशन इज फाइनाइट, लिखिए पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट। ए पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, लिखा आपने, आगे लिखिए, लिखिए इफ सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज that is n by n is less than equal to 0.05, मतलब 5% या 5% से कम, लेकिन then it will also approximately satisfy, लेकिन then it will also approximately satisfy the definition of random sampling, लेकिन then it will also approximately satisfy the definition of random sampling। ठीक है, approximately वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई है, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो चीजें आप सीखेंगे एक क्लास से दूसरे क्लास में कनेक्ट होगी, दूसरे से तीसरे में एंड सो ऑन, मतलब सैम्पलिंग का पूरा पोर्शन ध्यान रखिएगा कि कनेक्टेड क्लासेस होगी, अलग अलग नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा कि एक को समझना है, दूसरे को समझना है, तब जाके आपका फाइनली वो चीज़ें आएंगी। तो कनेक्ट होके चीज़ें समझनी है और थोड़ा टाइम टेकिंग है, इनिशियली टाइम टेकिंग है, बाद वाले पोर्शन में जब आप चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि फिर ये कोई प्रॉब्लम एरिया नहीं। ठीक है, तो इनिशियली थोड़ा सा टफ वाला पार्ट होगा, बाद वाले पार्ट में उतनी टफनेस नहीं फील होगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक।